हर्ष शर्मा, हर्ष शर्मा, हाँ सर। आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक। वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट। हार्दिक मीना, हार्दिक, यस सर। आवाज पहुंच रही है ना? जी सर, आ रही है सर। ठीक। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं और लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। टाइम से क्लास में आया करो। जब टाइम दे दी गई है आपको 1-2 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। Good morning all of you. Today I am going to discuss common types of screw fastenings. स्क्रू फास्टनिंग के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। थ्रू बोल्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम शो कर रखा है, ठीक है ना। बोल्ट में क्या होता है, स्टैटिक लोड के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है। टेंसाइल लोड ये अप्लाई करते हैं। फ्लक्चुएटिंग लोड अप्लाई करेंगे तो जल्दी फेलियर के चांसेस है। तो स्टैटिक लोड की कंडीशन में हम क्या करते हैं, थ्रेड फास्टनिंग करते हैं। तो ये इस बोल्ट में क्या है, पहला वाला थ्रू बोल्ट। अ थ्रू बोल्ट इज शो इन फिगर, ये फिगर में शो है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी मैंने थ्रू बोल्ट दिखाया रखा है, ये इस वाले डायग्राम, ए वाले डायग्राम में। इसमें क्या है, एक प्लेट ए है रेड वाली, दूसरी ब्लू वाली प्लेट या ग्रीन वाली प्लेट है। अब देखो आप, इसमें प्लेट में होल है, इस प्लेट में भी होल है, इसमें भी होल है। तो क्या किया हमने, बोल्ट को अंदर की तरफ इंसर्ट करा दिया, इस बोल्ट को अंदर की तरफ इंसर्ट करा दिया। अब एक साइड में क्या होगा, देखो यहाँ पे इधर क्या होगा, हेड होगा। एक साइड में सपोज करो हेड, इस तरह का बोल्ट है हमारे पास, इसको इंसर्ट करा दिया, इसमें इंसर्ट करा दिया। और दूसरे साइड से नट लगा के टाइट कर दिया, नट लगा कर टाइट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की जो ज्वाइनिंग होती है, फास्टेनिंग होती है, उसे थ्रू बोल्ट कहते हैं। इस तरह का भी बोल्ट होता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, सपोज करो आपको कोई वुडन पीस दिया गया और कहा गया दीवार पे क्या करो, आप इसे फास्टेन करो, ठीक है ना। तो आप दीवार में पहले होल करोगे, दीवार में होल कर दिया आपने, इस वाले पोर्शन को क्या करोगे, उसके अंदर इंसर्ट करा दोगे, इस वाले पोर्शन को उसके अंदर इंसर्ट कराओगे। नहीं इंसर्ट होगा, जैसे हैमरिंग कर दोगे, ये पूरी तरह से इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद वुडन पीस में भी होल होगा, तो उसको क्या करेंगे, इसके थ्रेड के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना, वुडन पीस के होल को। तो वुडन पीस इस पोर्शन पे आ जाएगा। उसके बाद वाशर लगा देंगे और बोल्ट लगा कर, नट लगा कर टाइट कर देंगे। तो इस तरह से भी क्या करते हैं हम, थ्रू बोल्ट का एप्लीकेशन इस तरह का है। इस तरह के जो बोल्ट होते हैं उसमें टेंसाइल लोड के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इट पुट अंडर टेंशन बाय लोड अलोंग द एक्सिस। कहने का मतलब ये, हमारे पास जो बोल्ट है, बोल्ट की जो एक्सिस है उसी के अलोंग हमारा टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है ना। जब भी आप टाइट करते हो इसे नट को, तो टेंशन क्रिएट हो जाता है इस डायरेक्शन में।
और ये डायरेक्शन क्या है, जो बोल्ट की एक्सिस है उसी के अलॉन्ग है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मशीन बोल्ट्स में यूज किया जाता है, कैरेज बोल्ट्स, ऑटोमोबाइल बोल्ट्स, ठीक है ना, आई बोल्ट्स, ये बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। अब यहाँ पे लिखा हुआ थ्रू बोल्ट इज सिंपली शोन इन फिगर, इट इज अ सिलिंड्रिकल बार, ये सिलिंड्रिकल बार है, ये आपको पता ही है, उसके ऊपर थ्रेड बने हुए हैं, थ्रेड बने हुए हैं, सिलेंडर है ही ये, विथ थ्रेड फॉर ए नट एट वन एंड, देखो ये थ्रेड बनाया है वन एंड पे, इस पे नट भी लगाया हुआ है, लिखा हुआ है, एंड हेड एट अदर एंड, अदर एंड पे हेड होगा, इस तरह का हेड होगा, या तो फिर इस तरह का होगा, ठीक है ना। द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ बोल्ट इज नोन एज सैंक, ये सिलिंड्रिकल पार्ट जो है इसे कहते हैं सैंक, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं होता कोई ऐसा पोर्शन है जिसपे थ्रेड ना हो, ये थ्रू आउट थ्रेड होता है, देखो थ्रू आउट थ्रेड है, यहाँ पे बीच में कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जिसमें थ्रेड ना हो, तो इसे इसमें क्या करते हैं, थ्रू बोल्ट जो होता है इसको सैंक ही मान लेते हैं कि ये सैंक है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर होल के अंदर इंसर्ट होगा ये पोर्शन, तो ये उसमें अगर थ्रेड होगा, सपोज करो वुडन पीस में भी थ्रेड, मेटल पीस को अगर वाल के ऊपर फास्टेनिंग करनी है, तो आप समझ सकते हो कि जो हमारे पास वर्क पीस है मेटल का, जिसको फास्टेन करना है वाल में, तो उसमें भी थ्रेड हो सकता है, नहीं भी थ्रेड हो सकता है, बट थ्रेड होगा तो ज्यादा बेटर चांसेस है कि स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो वुडन की जगह अगर आप आयरन की वर्क पीस यूज करते हो फास्टेनिंग के लिए वाल में, तो उसमें क्या करेंगे, थ्रेड बना देंगे, इसी तरह की सिमिलर थ्रेड बनाई जाएगी, ऐसा नहीं है दूसरी तरह की थ्रेड बनाई जाएगी, जो इस थ्रेड की पिच है, ठीक है ना, वही पिच उसमें भी लेंगे, ठीक, जितनी डेप्थ ऑफ थ्रेड है उतना ही डेप्थ ऑफ थ्रेड उसमें भी लेंगे, जो हमारे पास मेटल पीस होगी, ठीक है ना, उसके अंदर जो होल होगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट करा देंगे और वाशर लगा करके नट से टाइट कर देंगे। इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, थ्योरी का पार्ट है। टैप बोल्ट, देखो टैप बोल्ट, a tab bolt or screw differ from a bolt, it is screwed into a tapped hole, जैसे सपोज करो ये देखो एक प्लेट ए है, ग्रीन वाली प्लेट, ऊपर वाली रेड वाली प्लेट है, ठीक है। अब देखो थ्रेड बनाया हुआ है किसमें, नीचे वाली प्लेट के अंदर भी थ्रेड है, ये थ्रेड बना हुआ है, और ऊपर वाली प्लेट में भी थ्रेड बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करा देते हैं, इसमें भी इंसर्ट हो जाएगा, ऊपर वाले प्लेट में और नीचे वाले प्लेट में भी, देखो थ्रेड बना हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे ये रिंच यूज करके टाइट कर देंगे, रिंच लगाएंगे उसके बाद टाइट कर देंगे, तो देखो इसमें दूसरे साइड में बोल्ट नहीं लगानी पड़ती है, इसमें दूसरे साइड में बोल्ट लगानी पड़ती है, इसमें ऑलरेडी स्क्रू टाइप का होता है बिहेवियर इसका, जो नीचे वाली प्लेट है उसमें थ्रेड रहेगी, ठीक है ना, और ऊपर वाली प्लेट में भी थ्रेड रहेगी, इसको इंसर्ट कराएंगे तो थोड़े पोर्शन पे इंसर्ट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, रिंच के थ्रू इसको टाइट कर देंगे, तो टाइट करेंगे इसमें भी इंसर्ट हो जाएगा, ऊपर वाली प्लेट में भी नीचे वाली प्लेट में भी, चूंकि क्या है नीचे वाली प्लेट में भी थ्रेड है, ऊपर वाली प्लेट में भी थ्रेड है, तो उससे क्या होगा, उसमें जैम हो जाएगा, अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, तो टैप बोल्ट है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है विदाउट नट, फास्टेनिंग विदाउट नट, बिना नट के फास्टेनिंग की जाती है। नीचे इंपॉर्टेंट है, स्टड क्या होता है, अ स्टड इज अ राउंड बार थ्रेडेड एट बोथ एंड, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम शो कर रखा है, ये बोल्ट है हमारे पास, इस बोल्ट में क्या होता है, बीच में सैंक होता है, पहले एंड पे भी दूसरे एंड पे भी थ्रेड बना हुआ है, देखो यहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सपोज करो दो प्लेट है यहाँ पे, ये दो प्लेट है हमारे पास, इसमें इंसर्ट करा देते हैं, तो सैंक इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, बट इसमें जो दो प्लेट है, ये प्लेट एक है, ऊपर वाली प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट है, तो इसमें होल करेंगे, तो होल करेंगे तो थ्रेड नहीं लगाएंगे, इसमें थ्रेड नहीं बनाएंगे प्लेट में, जबकि इसमें थ्रेड बनाया है प्लेट में, इसमें प्लेट में थ्रेड नहीं बनाएंगे, इसको इंसर्ट करा देंगे, तो ये जो सैंक पोर्शन है जहाँ पे थ्रेड नहीं है वो इंसर्ट हो जाएगा इतने पोर्शन पे, तो ऊपर कुछ पोर्शन आ जाएगा जिसपे थ्रेड होगा, नीचे कुछ पोर्शन आ जाएगा जिसमें थ्रेड होगा, क्या करेंगे, ऊपर से भी नट से टाइट कर देंगे, नीचे भी नट से टाइट कर देंगे, तो दोनों साइड में नट लगा करके टाइट कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी इसका एप्लीकेशन है। दूसरे तरह का ये भी एप्लीकेशन है, सपोज करो आपको कोई वर्क पीस दिया हुआ है, मेटल का वर्क पीस है, और दूसरे किसी ग्राउंड फ्लोर पे आपको फिक्स करनी है, ग्राउंड फ्लोर पे फिक्स करनी है। अब ग्राउंड पे भी हमने क्या किया है कि कोई मशीन है, फाउंडेशन उसी करनी है,
तो क्या करते हैं, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड में क्या करेंगे, होल करेंगे, ठीक है ना, होल करेंगे, इसके अंदर एक मेटल की सिलिंड्रिकल जो होगा होलो टाइप का, उसे इंसर्ट करा देंगे, उस पर थ्रेड रहेगा, उसके अंदर थ्रेड रहेगा, होल करेंगे उसमें थ्रेड रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, थ्रेड की जो पिच होगी, ये जो स्टड दिया उसे पिच के इक्वल होगी, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करा करके उसके बाद क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। तो ये वाला पहला ये पोर्शन इसमें इंसर्ट हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन जो है इसमें इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद कोई आयरन की पीस इसके साथ अगर आपको फिक्स करनी है तो इंसर्ट करा देंगे, जिस आयरन की पीस में केवल होल होगा, ठीक है ना, थ्रेड नहीं होगा। तो ये पोर्शन होगा उस प्लेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर क्या करेंगे, नट लगा करके टाइट कर देंगे। तो ये टैप बोल्ट में क्या होता है, सीधा सा एग्जांपल है, दोनों एंड पे क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं और बीच में शैंक होता है, ठीक है ना। दोनों साइड में बोल्ट लगा के टाइट करते हैं। टैप बोल्ट क्या होता है, टैप बोल्ट में केवल हेड होता है, ठीक है ना, और नट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे थ्रू बोल्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हेड होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, नट से टाइट करते हैं, ठीक है ना, नट से टाइट। इसमें देखो आप हेड बना हुआ, सपोज करो ये हेड है और ऊपर ये नट लगा कर टाइट कर दिया, ऊपर टाइट किया, ये पोर्शन बाहर निकला हुआ थोड़ा सा, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा बोल्ट बाहर निकला हुआ है तो नट यहाँ पे लगा हुआ है, नट का एप्लीकेशन इस पोर्शन पे है। ये देखो टैप बोल्ट में केवल हेड होगा और क्या होगा, दोनों प्लेट में क्या होंगे, थ्रेड होंगे तो थ्रेड के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे इसे और रिंच से टाइट कर देंगे, ठीक है। स्टड में क्या होता है, सपोज करो बताया इसमें नीचे कि इसमें क्या करेंगे, इस प्लेट में होल कर देंगे, इस प्लेट में होल कर देंगे, इसमें थ्रेड बना देंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन इसमें इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद इस सैंक वाला पोर्शन इसमें आ जाएगा, इसमें डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बनाया है, इसमें सैंक वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर इधर जो पोर्शन आएगा आपका, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर नट लगा के टाइट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ चीजें मैंने मेंशन कर रखी है। कवर ऑफ इंजन, ठीक है ना, इंजन के ऊपर जो हेड लगा होता है कवर उसकी। पंप सिलेंडर में एप्लीकेशन, इसके वॉल्व में एप्लीकेशन है, ठीक है। चेस्ट जो होता है, जो ऑटोमोबाइल का चेस्ट होता है, वहां पे इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। देखो स्टड आर चीफली यूज्ड इंस्टेड ऑफ टैप बोल्ट, टैप बोल्ट जो टैप बोल्ट है उसके जगह भी यूज कर सकते हैं आप। सिक्योरिंग वेरियस काइंड ऑफ कवर्स, कवर्स पे ज्यादा एप्लीकेशन है इसका। ऊपर से कोई कैप लगाना है, सिलेंडर का हेड पूरा कैप है, वो बाहर निकल गया, उस एप्लीकेशन में यूज करना है इसको। स्क्रू क्या होता है यहाँ पे, इस कैप स्क्रू, द कैप स्क्रू आर सिमिलर टू द टैप बोल्ट। टैप बोल्ट क्या था, टैप बोल्ट में हेड था, ठीक है ना, और थ्रू आउट बोल्ट पे क्या था, थ्रेड था, थ्रू आउट बोल्ट पे थ्रेड था, जैसे हेड था इस तरह से और थ्रू आउट बोल्ट पे क्या था, थ्रेड था। तो उसी के टाइप का होता है। बट स्क्रू में क्या होता है, जो हमारे पास स्क्रू देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जब क्या होता है हेड से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसकी डायमीटर थोड़ी रिड्यूस होती है, ठीक है ना, थोड़ा आगे की तरफ पतला होता जाता है और इसकी पिच लेंथ ज्यादा होती है। देखो ये पिच लेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो स्क्रू का एप्लीकेशन क्या है हमारा, लिखा हुआ है, इट इज sorry, the cap screw are similar to the tab bolt except that they are all of small size, इनकी साइज भी स्मॉल होती है एंड वेरियस शेप का हेड भी होता है इनका, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल हेड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने सर्कुलर टाइप का बनाया है, सर्कुलर के ऊपर क्या कर रखा है, स्लॉट कट कर रखा है, स्लॉट कट कर रखा है। तो यहाँ पे पेचकस के थ्रू क्या करेंगे, हम इसको टाइट कर देंगे। इसमें सैंक भी होता है, किसी किसी में सैंक होता है, किसी किसी में थ्रू आउट बोल्ट पे थ्रेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें भी बनाया हुआ है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, हेमिस्फियरिकल टाइप का बनाया हुआ है। इसमें भी क्या कर रखा है इन्होंने, ये ग्रुप कट कर रखा है, तो यहाँ पे पेचकस के थ्रू टाइट कर देंगे। यहाँ पर देखो जो डी है, टी है फ्लैट हेड है, इसके ऊपर भी ग्रुप कट कर रखा है, पेचकस के थ्रू टाइट कर देंगे। तो इनके डिफरेंट टाइप के हेड्स होते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ई हेक्सागोनल, देखो अंदर की तरफ क्या कर रखा है इन्होंने, होल कट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे
कि कुछ की होगा, उस की को इंसर्ट करा के टाइट कर देंगे। ये फ्लूटेड टाइप का है, देखो यहाँ पे इसका हेड टॉप से देख रहे हैं, ये सारे टॉप भी हुए हैं, टॉप से देखे जा रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइप के हेड्स वाले स्क्रू यूज करते हैं। स्क्रू में क्या होता है कि जो पिच होता है बहुत ज्यादा होता है, साइज स्मॉल होता है, ठीक है ना। और कभी कभार क्या होता है, हेड से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी जो डायमीटर है वो भी चेंज होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है ना। मशीन स्क्रू, दीज आर सिमिलर टू द कैप स्क्रू, कैप स्क्रू की तरह ही है, ठीक है ना। बट इसकी जो ये देखो डायमीटर यूनिफॉर्म डायमीटर होगी, ठीक है ना, कहीं भी डायमीटर इसकी चेंज नहीं। थ्रू आउट जो है हमारा बोल्ट है वो थ्रेडेड है, लिखा हुआ। और हेड तो उसी टाइप का है जैसा हेड आपको कैप स्क्रू में मिल रहा था, ठीक है ना। ये भी यूज होता है, मशीन एलिमेंट है की तरह ही है। सेट स्क्रू देखो यहाँ पे, द सेट स्क्रू आर शोन इन फिगर, देखो ये सेट स्क्रू मैंने बना रखा है, ठीक है ना। अब देखो क्या कैप स्क्रू क्या है, कैप स्क्रू में कुछ सैंक दे रखा है, कुछ पोर्शन पे सैंक भी है। बट सेट स्क्रू में आप ये देख रहे हो डायग्राम में कहीं भी इन्होंने सैंक नहीं दे रखा है। थ्रू आउट बोल्ट पे क्या है, थ्रेड बना हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दे देते हैं यहाँ भी थोड़ा सैंक छोड़ देते हैं, बट इसमें नहीं छोड़ रखा कहीं भी सैंक। इसके भी हेड देखो, डिफरेंट टाइप के हेड बनाए हुए हैं, इस तरह के हेड है। इसमें थ्रेड के बोल्ट के अंदर ही क्या कर रहा है, स्लॉट कटर कर रखा है, और इसको क्या करते हैं, पेचकस के थ्रू टाइट कर देते हैं। इसमें भी इसी तरह का बनाया हुआ, आगे की तरफ देखो इसमें राउंड शेप बना हुआ है, इसमें थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है ना। टिप एंगल जो दिया है 120 डिग्री दिया है, इसमें 190 डिग्री दिया हुआ है, इसमें 45 डिग्री दिया हुआ है। इस तरह से हेक्सागोनल ऊपर से स्लॉट कट कर रखा है, किसमें, बोल्ट के अंदर ही, ठीक है ना। हेड नहीं दिया हुआ है, इसमें हेड कम होता है, हेड होता नहीं है। उसी बोल्ट के अंदर ही हम क्या करते हैं, स्लॉट कट कर देते हैं, और स्लॉट में पेचकस के थ्रू या तो किसी टूल के थ्रू टाइट कर देते हैं, इस तरह से इसमें बना हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा पोर्शन नहीं है। इस तरह का भी बोल्ट जो आता है सेट स्क्रू कहते हैं, ठीक है ना। ये स्क्रू ही है। दे मे आल्सो बी यूज्ड इन कनेक्शन विथ अ की, जैसे की आप क्या करते थे, साफ्ट के ऊपर फिक्स करते थे। तो की जो फीदर की था, फीदर की में दो जगह क्या होता था, की में होल कर देते थे। तो की था, होल कर देते थे, ऊपर से स्क्रू लगा देते थे। जैसे सपोज करो फीदर की ऐसे ही था, और साफ्ट के अंदर इसे फिट करना है आपको, फिट करना है साफ्ट के अंदर, तो साफ्ट इधर से पास होगा इसके आधे पोर्शन से, तो यहाँ पे होल कर देंगे और यहाँ पे होल कर देंगे। और ये स्क्रू साइज में वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, तो इसमें ये स्क्रू लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, एक स्क्रू इसमें लगा देंगे। तो जो हमारे पास की है, की को जब साफ्ट पे फिक्स करते हैं या हब में फिक्स करते हैं, तो इस तरह के क्या होते हैं, सेट स्क्रू का यूज करते हैं। इनका एप्लीकेशन वही है, ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज्ड इन कनेक्शन विथ की वेयर दे आर प्रिवेंट रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट ऑफ शाफ्ट। देखो लिखा हुआ वही चीज, हब असेंबली, की एंड हब असेंबली में भी यूज होता है। तो जो हब है हमारा, उसके ऊपर भी जब की लगाते हैं तो की एक्सियल डायरेक्शन में मूवमेंट उसमें ना हो, इस वजह से क्या करते हैं, इस तरह के सेट स्क्रू को लगा करके टाइट कर देते हैं। देखो डिफरेंट टाइप के स्क्रू जो वगैरह मैंने शो कर रखे हैं, देखो आप कितने टाइप के हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। देखो यार, वुड स्क्रू, वुड में ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह से देखो हेमी स्फेरिकल हेड होता है, उसके अंदर स्लॉट कटे हुए हैं, पेचकस के थ्रू टाइट करते, थोड़ा सा सैंक दिया हुआ है। और एक चीज और देखो, यहाँ पे पिच लेंथ देखो कितनी है, थ्रेड के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और नीचे की तरफ जब भी जाओगे आप टिप की तरफ, तो वहां पर देखो इसकी डायमीटर घट रही है, वुड स्क्रू है। मशीन स्क्रू में मैंने अभी भी बताया कि थ्रू आउट जो होता है डायमीटर जो बोल्ट का होता है इक्वल होता है। और देखो थ्रेड, थ्रेड बने, फुल लेंथ पे थ्रेड बने हुए हैं, पूरे बोल्ट पे थ्रेड बने हुए हैं। हेड क्या है, देखो यहाँ पे स्टार टाइप का हेड बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे थ्रेड कटिंग मशीन स्क्रू, ठीक है ना। देखो इस तरह का, कुछ इस तरह का बोल्ट बनाया हुआ है। मशीन स्क्रू में पूरे लेंथ पे जो बोल्ट होता है उस पे थ्रेड होता है। कभी कभार सैंक छोड़ते हैं, जहाँ पे क्या होता है, शॉक लोडिंग होती है, सडन जर्क आता है, उसमें सैंक रखना पड़ता है। ये देखो सीट मेटल स्क्रू, दो सीट मेटल के सीट है, उनको जोड़ने के लिए यूज करते हैं। थ्रू आउट जो है बोल्ट पे क्या है, थ्रेड बना हुआ है। सेल्फ ड्रिल, ये देखो यहाँ पर भी कुछ बोल्ट वगैरह शो कर रखे हैं। कैरेज बोल्ट, कैरेज मतलब कि
कोई चीज ले जाना ढोना है, उस तरह के इक्विपमेंट जो स्लाइडिंग मोशन कर रहे हैं, वहां पे क्या करते हैं हम, इस तरह के बोल्ट को यूज करते हैं। जहाँ पे जर्क डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे देखो सैंक दे रखा है, तो मशीन में यूज होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डायमीटर है थ्रू आउट बोल्ट की। देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो जे बोल्ट, देखो इस तरह के भी बोल्ट होंगे। इस तरह के बोल्ट आपने नीचे देखे होंगे ऑटोमोबाइल में, ट्रक वगैरह के नीचे लीफ स्प्रिंग में यूज होता है, लीफ स्प्रिंग को टाइट करने में यू बोल्ट। जे किस में होता है? जे बोल्ट? हाँ हेलो, जे बोल्ट किस में यूज होता है सर? ये ये वाला, हैंगिंग में? नहीं, हाँ इससे हैंगिंग पहले में इसी जे तरह का बोल्ट पोर्शन, हाँ हैंगिंग वगैरह। देखो ये जो बना हुआ जे हैंगिंग बोल्ट वगैरह में हैंगिंग होगा। वगैरह के लिए, जिसमें डाउनवर्ड टेंसाइल लोड यूज होता है। अब ये वाला जो दूसरा वाला मैंने बना रखा है, बना कर रखा है, सो कर रखा है, ये वाला, ये जो हमारे पास ऑटोमोबाइल है, नीचे देखा होगा आपने लीफ स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है ना, लीफ स्प्रिंग को जोड़ने के लिए, ठीक है ना, टाइट करने के लिए, उनमें एक्सियल मूवमेंट ना हो या लैटरल मूवमेंट ना हो, इस तरह के यू बोल्ट यूज होते हैं। लीफ स्प्रिंग आपके कोर्स में है, उसका डिजाइन भी है, मैं बताऊंगा उसको। ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे पिन टाइप के भी होते हैं, कुछ चीजें पता रहती हैं, कुछ चीजें नहीं पता रहती हैं, ठीक है ना। ये सारे बोल्ट वगैरह दिए हुए हैं। देखो एक डिफरेंट टाइप का बोल्ट है, एक तरफ मशीन बोल्ट टाइप का लग रहा है, और दूसरे साइड में स्क्रू टाइप का लग रहा है। तो दोनों एप्लीकेशन के लिए हैं, ठीक है ना। एक साइड में मशीन एलिमेंट को जोड़ेगा, दूसरे साइड में क्या करेगा, वर्क पीस कोई भी होगा उसको टाइट कर देगा, वुडन वर्क पीस होगा, और बीच में देखो सैंक दे रखा है जहां पे जर्क डेवलप होता है, ठीक है ना। इस तरह का एप्लीकेशन है। मेन एप्लीकेशन है सैंक इसलिए रखी जाती है कि सैंक की वजह से क्या होता है, जब भी शॉक लोड डेवलप होता है तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन जो होती है वो इंप्रूव होती है। सैंक इंक्रीज कर देते हैं सैंक की लेंथ। तो अब देखो लोड कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्टेड होते हैं लोड इस बोल्ट के अंदर। तो स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टेनिंग ड्यू टू स्टैटिक लोड। तो आपको सबसे पहले ये तो याद रखना है कि जब भी नट एंड बोल्ट यूज करेंगे, मैक्सिमम वो केस आएंगे जिसमें स्टैटिक लोड ही हो, उसमें कहीं वेरिएबल लोड नहीं, केवल फिक्स करना है, कहीं ना कहीं किसी मशीन एलिमेंट को ऐसे फिक्स करना है कि उसमें मूवमेंट ना होता हो, अगर मशीन रनिंग कंडीशन में हो तो ये देखो यहाँ पर देखो ये बोल्ट लगाया है, थ्रू बोल्ट लगाया है, ठीक है ना। ये सैंक पोर्शन है, ये थ्रेडेड पोर्शन है, और नीचे क्या कर रखा है, इन्होंने नट लगा के टाइट कर रखा है। देखो ऊपर भी वाशर लगाया है और नीचे भी वाशर लगाया है। इसको जब इन्होंने टाइट किया तो देखो टेंसाइल लोड क्रिएट हो गया, टेंसाइल लोड जो ये फोर्स, ठीक है ना। अब ये टेंसाइल लोड क्या है, जो हमारा बोल्ट का एक्सिस है उसी के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा है। टोटल लेंथ ऑफ बोल्ट ए होता है, ठीक है ना, नीचे साइड में दे रखा है, ठीक है, नीचे का साइड में दे रखा है। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस। कहने का मतलब जब हम इसको टाइट करते हैं तो हमारे थ्रेड घूमते हैं, ठीक है, राउंड राउंड घूमते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी इसे कहते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो एक्सटर्नल फोर्सेस जब भी रोटेट कराते हैं तो देखो ये एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, ठीक है ना। और तीसरा होता है दोनों कंबाइंड एप्लीकेशन यूज करते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस दोनों के। तो फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा, तो इंटरनल स्ट्रेस भी डेवलप होगा और एक्सटर्नल स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो एनालिसिस हमें इसी तरह से करनी है, इंटरनल स्ट्रेस भी देखनी है, एक्सटर्नल स्ट्रेस भी देखनी है, उसकी वजह से फेल्योर हो रहे हैं उसको भी देखनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ मॉड ऑफ फेल्योर। तो मॉड ऑफ फेल्योर जब भी बोल्ट में होगा तो टेंसाइल फेल्योर हो सकता है, शियरिंग फेल्योर हो सकता है, बेंडिंग फेल्योर हो सकता है, ठीक है ना। तीनों एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि तीनों से फेल्योर हो रहा है, चांसेस किसमें सबसे ज्यादा फेल्योर के हैं वो चेक करेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन ज्यादा क्रिएट होता है तो टेंसाइल फेल्योर के चांसेस हैं, ठीक है ना। शियरिंग के चांसेस क्योंकि घूम रहा है, जब भी आप बोल्ट को टाइट करते हो, ठीक है, रिंच के थ्रू, तो क्या होता है उसमें शियरिंग फेल्योर के चांसेस भी है। देखो टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट, ठीक है ना। बोल्ट को जो प्री स्ट्रेस भी इसे कहते हैं। अब सीधा सा एग्जांपल, ज्यादा कुछ समझने की इसमें जरूरत नहीं है। द बोल्ट आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। सीधी सी बात है, सीख है, खींच करके हम पता करेंगे कि किस स्ट्रेस पे टूट रहा है।
और इसके लिए लार्जर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखी जाती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द इनडिटर्मिनेट स्ट्रेसेस, इनिशियल टेंशन इन बोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियल टेंशन इन बोल्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा। इनिशियली क्या टेंशन है बोल्ट में, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने का मतलब ये है, सपोज करो आपने रिंच यूज नहीं किया और हाथ से स्क्रू को टाइट कर दिया, ठीक है ना, हाथ से इस स्क्रू या बोल्ट को टाइट कर दिया, ठीक है। तो इनिशियल टेंशन उसी तरह का हो जाएगा इसमें, नट एंड बोल्ट के बीच में या बोल्ट एंड जो प्लेट के स्क्रू थ्रेड है उसके बीच में। तो इनिशियल टेंशन जो लिया है इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया हुआ है, PI इज इक्वल टू 2840 टाइम्स D मल्टीप्लाई N, ये डायमीटर ऑफ बोल्ट है, ठीक है ना, ये डायमीटर ऑफ बोल्ट है, ये पैरामीटर आया हुआ है इसमें, और मल्टीप्लाई कर देंगे, D पता रहेगा तो न्यूटन में आ जाएगा पूरा का पूरा फोर्स। तो इनिशियल टेंशन जो होगा हमारा फोर्स में आएगा तो हो जाएगा न्यूटन में। PI लिखा हुआ है इनिशियल टेंशन इन बोल्ट, D नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है ना, या आउटर डाया, नॉमिनल होगा या आउटर होगा, ठीक है ना, या तो नॉमिनल निकालना है तो आउटर डाया इनर डाया का एवरेज ले लो आप, ठीक है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कब यूज करेंगे वो फार्मूला। अबव रिलेशन जो अभी मैंने फार्मूला बताया है, PI इज इक्वल टू, इसका 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना, 2840 मल्टीप्लाई D, इतना टाइम्स न्यूटन होता है। The above relation is used for making a joint fluid tight like steam engine cylinder cover joint। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने स्टीम इंजन देखा है तो स्टीम इंजन में जो उसका कवर होगा इतना टाइट कर देंगे कि सिलेंडर के अंदर से जो स्टीम है वो लीक ना हो, उसे कहते हैं फुल टाइट, ठीक है ना, हाई टाइट। तो टाइट जोन जो होगा उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो फार्मूला यूज करेंगे, PI इज इक्वल टू 2840 टाइम्स D, इतना न्यूटन हो गया, ठीक है ना। अगर वो लूज है, थोड़ा बहुत लीक होगा, तो उसके लिए फिर केस में क्या करते हैं, जो इनिशियल टेंशन होगा उसका आधा हो जाता है, जो वैल्यू ये लिखी हुई है इसका हाफ हो जाएगा। और आगे ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्मॉलर डायमीटर ऑफ बोल्ट में फेल ड्यूरिंग टाइटेनिंग। अगर बोल्ट की डायमीटर कम होगी तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अगर लीक हो रहा है तब, फुल टाइट नहीं है, ठीक है। इसलिए डायमीटर क्या करते हैं, इससे कम नहीं रखते हैं। M16 और M18 ये क्या है, नॉमेनक्लेचर कहते हैं, स्पेसिफिकेशन है बोल्ट का, ठीक है ना। जो पिच होना चाहिए हमारा, जो पिच कह रहे हैं, ये जो बोल्ट का डाया होना चाहिए, बोल्ट का डाया 16 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 18 mm से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आर नॉट परमिटेड इन मेकिंग फ्लूइड टाइट ज्वाइंट, इससे ज्यादा डाया होगा तभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, किसमें, जो हमारा स्टीम सिलेंडर कवर है उसको टाइट करने के लिए, तब जाकर के ये PI इज इक्वल टू 2840 टाइम 40 D न्यूटन्स। अब देखो ये थ्योरी का पार्ट है पूरा का पूरा। थर्ड पॉइंट है, इफ बोल्ट इज नॉट इनिशियली स्ट्रेस्ड। इनिशियली स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज करके फोर्स नहीं लगाया, तो क्या होता है कि स्क्रू जो भी हमारा बोल्ट है और प्लेट के अंदर जो भी थ्रेड बना हुआ है उनके बीच फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वजह से इनिशियल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। देन द मैक्सिमम सेफ एक्सियल लोड विच मे बी applied to it is given by P is equal to permissible stress multiply cross sectional area। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्वेश्चन में दिया होगा या वर्किंग स्ट्रेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर बोल्ट के अंदर कोई इनिशियल स्ट्रेस नहीं है, इनिशियल मतलब PI जो इनिशियल स्ट्रेस है ही नहीं, तो क्या होगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे फोर्स के लिए, P इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस जो दिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा आपका, उसे कहते हैं स्ट्रेस एरिया इज इक्वल टू π/4 अंडर कर रहे हैं, इन ब्रैकेट DP प्लस DC डिवाइडेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो DP इसमें क्या है, पिच डायमीटर है, और दूसरा दिया हुआ है DC कोर डायमीटर है।
तो इनका एवरेज लेकर के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारा एरिया का ही फार्मूला है, बीच में जो ये लिखा हुआ है एवरेज है या नॉमिनल एरिया है जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेजर डायमीटर ऑफ बोल्ट और माइनर डायमीटर ऑफ बोल्ट का माइनर डायमीटर ऑफ बोल्ट का एवरेज लेंगे तो क्या होगा, वो नॉमिनल ही आएगा, वर्किंग का ही आएगा, ठीक है ना। एवरेज ही लेते हैं। जब थ्रेड का ना बोल्ट की डायमीटर वेरी कर रही है तो एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेकर के हम क्या करते हैं, उस एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो फेलियर के चांसेस क्या क्या है, थोड़ा टफ है, कुछ टर्म्स ऐसे हैं, ठीक है ना। टेंसाइल फेल्योर ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट में टेंसाइल फेल्योर होगा क्योंकि फोर्स लगा रहे हो, जब भी टाइट कर रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स पी लग रहा है। अब देखो सीधा सा फंडा है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ फ्लैंज कपलिंग में भी, ठीक है ना। तो ये जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स डिवाइडेड अपन जो एरिया होता है वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, ये वर्किंग स्ट्रेस है। अब आपको पता है जो हमारे पास बोल्ट है उसका जो इनर डाया है डीसी है, जिसे कोर डाया कहते हैं। तो कोर डाया को ही लेकर चलते हैं। आप क्या कर सकते हो, आउटर डाया जो दिया हुआ है मेजर डाया और माइनर डाया का एवरेज ले लोगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे डीसी की जगह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पिच वाला हो जाएगा, जो पिच डाया हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये आपकी डिजाइनिंग डाया भी हो सकती है, बट कोर वाला ही लेके चलते हैं क्योंकि इनर डाया जो दिया हुआ है पूरी तरह से हमारा सॉलिड सेक्शन है, ये पूरा सॉलिड सेक्शन है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड अपॉन ए, पी फोर्स हो गया, पाई डिवाइडेड अपॉन 4 मल्टीप्लाई डीसी स्क्वायर, डीसी है बोल्ट की कोड आया, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब देखो टेंसाइल फेल्योर की वजह से हो रहा है, इसलिए जो फोर्स है हमारा ये एरिया के परपेंडिकुलर है। देखो ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया जो लिया हमने इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, देखो इस फोर्स के परपेंडिकुलर है एरिया। इस बीच से अगर कट कर देते हो इस तरह से बोल्ट को, तो आपको टॉप से देखोगे तो सर्कुलर एरिया मिलेगा। अब वो एरिया जो मिलेगा आपका कोड का डाया मिलेगा। सीयर फेल्योर कब होगा, ये टेंशन की वजह से हो रहा है। जब आप बोल्ट को रोटेट करा रहे हो, जब आप बोल्ट को रोटेट करा रहे हो तो देखो ऐठन होगी, इसमें ट्विस्टिंग होगा। अब देखो कौन सा एरिया फेल होगा, फिर मैं बताता हूं इसमें। देखो सीयर होगा तो सीधी सी बात हमें वो एरिया चाहिए जो फोर्स के पैरेलल हो। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स लगा रहे हो आप, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। देखो ये एरिया जो मिलेगा, ये एरिया, ये जो दिया हुआ कोर डाया जो दिया हुआ है और ये जो एक्सिस ऑफ बोल्ट है उसके पैरेलल। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब ये सरफेस आपको चाहिए, सरफेस चाहिए। तो अगर कोर डाया दिया हुआ है, कोर डाया डीसी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर जो होगा, ये पेरीमीटर जो है पूरा पाई डीसी होगा। तो पेरीमीटर पाई डीसी हो गया। तो एरिया जो मिल रहा है आपको, अभी तो लेंथ मिला पाई डीसी, और पूरे थ्रू आउट जो हमारा ये लेंथ है पता चल जाए, या तो नंबर ऑफ थ्रेड पता चल जाए कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पूरा सरफेस एरिया पता चल जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया पता चल जाएगा। या तो आपको जो रूट दिया हुआ है, ये देखो थ्रेड, एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड, नंबर ऑफ थ्रेड, जो रूट डाया है कहते हैं रूट डाया, अगर रूट पे जो विड्थ है वो पता चल जाए तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा आप सरफेस एरिया निकाल लोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हाइट, हाइट एन मल्टीप्लाई बी, एन क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड है, एक दो तीन, और ये क्या दिया हुआ बी, हाइट ऑफ, देखो विड्थ ऑफ थ्रेड सेक्शन एट रूट, जो रूट दिया हुआ है थ्रेड का ये बिलो सेक्शन है, ये रूट वर्क, इसकी विड्थ, विड्थ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थ्रेड या टर्न्स, तो ये टोटल हाइट आ जाएगी। इस तरह से टोटल हाइट आ जाएगी, लेंथ मिल जाएगी पूरी लेंथ, ठीक है ना। तो पाई डीसी मल्टीप्लाई बी सिंगल के लिए हो गया, ठीक है ना, सिंगल थ्रेड के लिए हो गया, एन नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरे थ्रेड पे हो जाएगा इसकी सरफेस एरिया। तो एरिया मिल गया, एरिया नीचे हो गया, फोर्स ऊपर हो गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है।
n मल्टीप्लाई b को h ले लिया, h ये पूरी लेंथ भी ले सकते हो अगर ये पता है आपको, ये लेंथ पता है तो। बट ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ थ्रेड दिया होता है और विड्थ ऑफ थ्रेड एट रूट सेक्शन। कहने का मतलब ये वाला पोर्शन, ये रूट सेक्शन है, ये थोड़ा सा स्लोप होता है यहाँ पे, पहले बताया मैं, थ्रेड जब भी बनता है इस तरह से, ये थ्रेड होता है तो यहाँ पे कर्व दे देते हैं, यहाँ भी कर्व दे देते हैं, यहाँ भी कर्व दे देते हैं। तो कर्व के पोर्शन की जो लेंथ होती है वही विड्थ होती है, ये विड्थ होती है। तो ये दिया होगा क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, नियर अबाउट हाफ के आसपास आता है जो पूरा लेंथ दिया होता है। तो आप इस तरह से जो डेटा दिया होगा उसको यूज करके पता कर सकते हैं। अब देखो, अब फेलियर किसकी वजह से हो रहा है? ट्विस्टिंग की वजह से हो रहा है। यहाँ पे ट्विस्टिंग दिया हुआ है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कॉज्ड बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब देखो फ्रिक्शन होगा, किस पे फ्रिक्शन होगा? नीचे वाले सरफेस पे। नीचे वाले सरफेस का मतलब फ्रिक्शन ये है कि ये देखो यहाँ पे तीत, एक तीत दूसरे तीत के ऊपर क्या होगी? ओवरलैप करेगी। तो ये तीत जो दिया हुआ, देखो ये तीत है हमारा, ये बोल्ट का तीत है, और दूसरा ये तीत आएगा आपका, ये ऊपर वाला रेड वाले पोर्शन का जो नट है उसकी तीत आएगी। दोनों के बीच क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, दोनों सरफेसेस क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, तो इस पोर्शन पे घिसने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ भी शियर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाया है, कैपिटल T डिवाइडेड अपन J इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपन R। तो ये फार्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा है। J आपको पता है कैसे निकालनी, पाई अपन 32 DC टू द पावर ऑफ 4, R DC डिवाइडेड अपन 2। तो इस तरह से क्या होगा, ये फार्मूला लगा करके हम क्या करेंगे? ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो शियर फेलियर हो रहा है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। इस फार्मूले का यूज कब करना है ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब देखो कुछ पोर्शन, शियर स्ट्रेस अक्रॉस द थ्रेड, ये फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं। पेरीमीटर जो होगा वो पाई DC होगा, विड्थ जो दिया होगा आपका क्या होगा? रूट का जो होगा विड्थ होगा, ये रूट पोर्शन जो दिया होगा उसका विड्थ होगा, ये रूट पोर्शन विड्थ दिया होगा रूट का, ये रूट दिया होगा उसका विड्थ दिया होगा, और कितने थ्रेड है? नंबर ऑफ थ्रेड n है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन एरिया हो गया, ठीक है ना। एरिया का मल्टीप्लाई शियर से कर देंगे तो फोर्स आ जाता है, तो ये दिया रहेगा आपको। यहाँ पर एक चीज और दिया होगा, एवरेज थ्रेड शियरिंग स्ट्रेस फॉर द नट। अब नट के लिए बात कर रहा है, तो बोल्ट के लिए हो गया, ये बोल्ट हमारा था इसके लिए। देखो नट वाला जो पोर्शन है रूट मिलेगा, जो इसका देखो ये क्रिस्ट जो होगा इसमें नट में रूट हो जाएगा, जो बोल्ट में क्रिस्ट होगा वो नट में रूट हो जाएगा, जो बोल्ट में क्रिस्ट होगा नट में रूट हो जाएगा। तो मेजर डाया लेते हैं इसमें डी, तो में पाई डी हो गया। विड्थ सेम होता है, विड्थ जो होता है रूट का जो विड्थ होता है वही क्रिस्ट का भी विड्थ होता है, तो बी ले लेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थ्रेड जो बोल्ट नट में होगा, नट में नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें कितना शियर स्ट्रेस क्रिएट होता है वही फाइंड आउट हो जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, क्रशिंग के लिए हमें एरिया परपेंडिकुलर एरिया ढूंढना है, फोर्स हमारा, फोर्स की डायरेक्शन ये है। मैंने बताया था अभी वो फार्मूला कैपिटल T डिवाइडेड अपन J इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपन R फार्मूला बताया था। देखो यहाँ पे ये सरफेस है किसका? बोल्ट का, ये सरफेस है नट का, ये हमारा नट का सरफेस है। ये दोनों ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये रेड वाला पोर्शन क्या है? नट है, तो ये घिसेगा, ये घिसेगा, तो ये वाला एरिया जो आएगा वो किस सरफेस एरिया, ये एरिया जो आएगा फोर्स के परपेंडिकुलर आएगा, अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखिए, अब ये एरिया कैसे आपको मिलेगा? आउटर डाया दे रखा है, मेजर डाया, आउटर डाया आपका दे रखा है, ठीक है ना, डी। कोर डाया क्या दे रखा है? DC, ठीक है ना। तो पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 4 DC स्क्वायर, तो इस पोर्शन की एरिया आ जाएगी, ये एरिया,